हे हेलो वीवर, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीड़ा क्षेत्र। होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और जहां होंगे स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं यूपी एलटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन। और हमारा आज ये जो टॉपिक है वो यूनिट फर्स्ट का है। यूनिट फर्स्ट टॉपिक का कह सकते हैं कि हमारा ये लास्ट पॉइंट होने वाला, लास्ट टॉपिक होने वाला है। और तो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज जो जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करने वाले, इस टॉपिक में क्या क्या करेंगे, आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में जान लेते हैं। तो आज तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि हमारी जो ये फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एज है, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। पर्सनालिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे और हमारी सेल्डन और क्रेसमैन ने जो बॉडी टाइप्स दिए, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, जैसा कि आज आप देख रहे हैं कौन सा टॉपिक है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड एनाटॉमी ऑफ एजेस ऑफ ह्यूमन आर डिवाइडेड इन द फॉलोइंग वे। यानी कि मनोविज्ञान और शरीर रचना विज्ञान के आधार पर मनुष्य की आयु को निम्न कितने प्रकार में बांटा गया है। तो याद रखिएगा, 4 प्रकार में बांटा गया है। कितने प्रकार में? 4 प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन सी आयु को? मनोविज्ञान के आधार पर और शरीर रचना के आधार पर। ठीक है, 4 प्रकार में बांटा गया। अब वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं उसके बारे में जान लेते हैं। जो 4 प्रकार है हमारा, तो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला हमारा क्रोनोलॉजिकल एज है, यानी कालक्रमिक आयु है। दूसरा हमारा एनाटॉमिकल एज है, यानी शरीर रचना आयु है। तीसरा हमारा फिजियोलॉजिकल एज है, यानी कि दैहिक आयु है। चौथा हमारा मेंटल एज है, यानी मानसिक आयु है। तो पहले पॉइंट के बारे में डिस्कशन करते हैं, हमारा क्रोनोलॉजिकल एज है क्या। तो इस क्रोनोलॉजिकल एज क्या है, तो इसमें इसका मतलब क्या है, जब हमारा डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इसे निकालते हैं। ठीक है, किसके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग निकालते हैं। जैसे कि मनुष्य ने जब से जन्म लिया है तब से वर्ष, महीने और दिनों को दर्ज किया जाता है। जैसे कि आपकी एज क्या है, आप किस दिन पैदा हुए हैं, उस महीना क्या था और सन क्या था। तो ये हमारी क्या हो जाती है, कालक्रमिक यानी क्रोनोलॉजिकल एज हो जाती है। होप आप सभी लोग समझ गए होंगे क्रोनोलॉजिकल एज क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे आते हैं, मैच करने के लिए दे देते हैं कि कालक्रमिक आयु क्या है, एनाटॉमिकल एज क्या है, फिजियोलॉजिकल एज क्या है। अब एनाटॉमिकल एज क्या गाइस क्या है, तो एनाटॉमिकल एज क्या होती है गाइस, इसमें हम लोग क्या करते हैं, बोन्स का ऑसिफिकेशन किया जाता है। कि बोन्स का ऑसिफिकेशन करते हैं, उससे पता लगाते हैं। जैसे हमारे पीछे जो स्कैपुला होता है, डॉक्टर लोग वहाँ पे चेक करके, या बहुत फिजिकल एजुकेशन का टीचर है तो उससे पता लगा लेता है। आपके जो टीथ होते हैं, टीथों से भी गिनती करके उसकी स्थिति के बारे में पता लगा लेते हैं कि उसकी एज क्या है। एनाटॉमिकल जैसे नाम से समझ में आ रहा है, एनाटॉमिकल क्या है, ऑसिफिकेशन ऑफ बोन से रिलेटेड है। ठीक है, इससे हम लोग गणना कर सकते हैं अपनी एनाटॉमिकल देख के। फिजियोलॉजिकल क्या है, फिजियोलॉजिकल मीन्स कह सकते हैं गाइस कि जैसे कि हमारा फिजियोलॉजिकल, इसका मतलब क्या होता है कि जो किसी फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी से, मतलब फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी होती है। जैसे क्या होती है, उसकी कम है या ज़्यादा होने से फिजियोलॉजिकल एज का पता चल सकता है। या फिर बॉयज़ में प्यूबिक हेयर है, गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन पीरियड है, और फिजियोलॉजिकल जो एबिलिटी है, इन सब से क्या होता है, फिजियोलॉजिकल एज का बारे में पता चलता है, फिजियोलॉजिकल एज के बारे में। ओके, अब नेक्स्ट हमारा आता है मेंटल एज। मेंटल एज जो कि इंपॉर्टेंट है, इसका जो ये फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट है, किसने दिया है ये इंपॉर्टेंट है। मेंटल एज समझ सकते हैं कि हमारी जो बौद्धिक शक्ति होती है, तो इसका संबंध क्या होता है, मेंटल एज का मानसिक गुणों के विकास और उनके परिपक्वता के स्तर से संबंधित होता है। अब इसमें क्या क्या है कह सकते हैं गाइस, जो हमारा ये मेंटल एज है, इसमें आईक्यू निकाला जाता है। अकॉर्डिंग क्या होता है, नॉलेज और एज से है। इसका मतलब नॉलेज और एज से, माने कि अगर हम एक बच्चे को लेते, एक 6 साल का बच्चा और एक 8 साल का बच्चा, इन दोनों में कोई एक्टिविटी कराते हैं, अगर वो 6 साल का जो बच्चा है वो 8 साल के बच्चे से जो एक्टिविटी कर रहा है उसमें पास हो जाता है, तो कह देंगे कि ये बच्चे की जो आईक्यू लेवल है वो 8 साल के बच्चे के बराबर है। अब ये जो इसका जो एक फॉर्मूला है, कह सकते हैं बुद्धि लब्धि निकालने का, तो इसका जो फॉर्मूला है, ये याद रखिए एग्जाम में पूछता है कि आईक्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है और किसने दिया है। तो ये हमारे टुकमैन ने दिया है। इसका जो फॉर्मूला है, आईक्यू इक्वल टू मेंटल एज इंटू 100 अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज है। ठीक है गाइस, यानी कि इसमें आपको जो हमारा आईक्यू है उसको रखना है, मेंटल एज क्या है वो रखना है, और क्रोनोलॉजिकल एज को रख के मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो जो निकलेगा उससे आप उसकी गणना कर सकते हैं। तो ये हमारा मेंटल एज हो गया। अब हम जो अगला नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी। इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो पर्सनालिटी जैसे कि आप समझते हैं, जिसकी हर एक व्यक्ति की अपनी अलग एक पहचान होती है। तो कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है, अपने में अलग है। किसी का शारीरिक रूप से अलग है, कोई मानसिक रूप से अलग है, कोई बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक, सब में क्या होती हैं कि अलग अलग क्या होती हैं, योग्यताएं होती हैं, विशेषताएं होती हैं। अगर हम एक फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, ही परिवार के हैं और सगे भाई बहन भी हैं, तो क्या होता है उसमें भी हमारे क्या होता है, डिफरेंस होते हैं, विभिन्नताएं जरूर देखने को मिलेंगी। अब कुछ हमारे जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने अध्ययन के लिए, सुविधा के लिए क्या किया है, शारीरिक और मानसिक और सामाजिक विशेषताओं के आधार पर तो इन्होंने क्या किया, व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। ठीक है, तो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया, और यह जो वर्गीकरण है क्या है,
तो कह सकते हैं जो ये इन्होंने जो वर्गीकरण किया है, तो इस ये अपने आप में क्या पूर्ण तो नहीं है, पर फिर भी क्या होता है कि इससे व्यक्तित्व के वर्गीकरण का जो अध्ययन करते हैं उसमें आपको हेल्प जरूर मिलेगी। ठीक है, इससे जो है जो इन्होंने निकाला उससे थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिल सकती है। तो वो क्या है, इन्होंने दिया है टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। तो जो व्यक्तित्व के प्रकार दिए हैं, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में। तो गाइस जो ये व्यक्तित्व का टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी है, इसमें ये हमारे सिलेबस में जो है क्रेसमर और सेल्डन के बारे में दिया है, पढ़ना है। तो ये आपके हर एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट होता है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, इससे क्वेश्चन जनरली आना निश्चित ही होता है। तो पहला जो हमारा सेल्डन्स क्लासिफिकेशन है, तो इसमें क्या था गाइस, जो अमेरिका के चिकित्सक विलियम एच सेल्डन, क्या नाम है, विलियम एच सेल्डन ने 1898 से 1977 में सेल्डन ने जो क्लासिफिकेशन दिया था, इसमें क्या था, अमेरिका के चिकित्सक विलियम एच सेल्डन ने क्या कहते हैं 1898 से 1977 में क्या कहता है, व्यक्तित्व को शरीर के गठन और स्वभाव के आधार पर, किसके आधार पे, शरीर के गठन और बिहेव के आधार पर, यानी स्वभाव के आधार पर क्या कहते हैं, इन्होंने वर्गीकृत किया था, जिसको इन्होंने सोमेटोटाइप कहा था। याद रखिएगा, आता है सोमेटोटाइप, किसने कहा है सोमेटोटाइप, तो सेल्डन ने कहा है। ये आता है क्वेश्चन कि हमारा जो शरीर का गठन और स्वभाव के आधार पर जो वर्गीकरण किया है, किसने किया है, तो ये हमारे किसने किया है, सेल्डन ने किया है। तो ये इन्होंने जो किया है इसको सोमेटोटाइप नाम दिया है, जो कि निम्न प्रकार से वर्गीकृत है। पहला क्या है, व्यक्तित्व के शरीर के गठन के आधार पर इन्होंने 3 प्रकार में बांटा है। पहला किसके आधार पर, जो हमारा व्यक्तित्व है, जो पर्सनालिटी, उसके आधार पर इन्होंने 3 टाइप में डिवाइड किया है। अब वो 3 टाइप कौन से हैं, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। और जो दूसरा इन्होंने किया है वो किसके आधार पर, व्यक्तित्व को स्वभाव के आधार पर, जो हमारी पर्सनालिटी है उसको स्वभाव के आधार पर इन्होंने 3 प्रकार में बांटा है। पहला जो था उन्होंने शरीर के आधार पर बांटा था, और दूसरा जो है इन्होंने किसके, स्वभाव के आधार पर बांटा है। तो शरीर के गठन और स्वभाव के आधार पर हमारा किसने बांटा है, हमारे सेल्डन ने बांटा है। तो जो इन्होंने शरीर के गठन के हिसाब से बांटा है उसको इन्होंने एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक कहा है। तो जो इन्होंने स्वभाव के आधार पे कहा है तो उसको विस्टोटोनिया, सेमेटोटोनिक और सेरेब्रोटोनिक कहा है। तो ये नाम याद रखिएगा, किसने कहा ये भी याद रखिएगा। जितने भी पॉइंट है वो हर एक पॉइंट आपके लिए एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग जो हमारा पहला है एंडोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक क्या है, यानी एंडोमॉर्फिक को इन्होंने क्या कहा है, विस्टोटोनिया कहा है, जिसको 711 से हम लोग डिसाइड मतलब प्रदर्शित करते हैं 711 से। अब ये 711 क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो पहले जानते हैं एंडोमॉर्फिक है क्या। तो जो एंडोमॉर्फिक व्यक्ति में क्या होता है, एंडोमॉर्फिक जो व्यक्ति होते हैं उनका शरीर क्या होता है, वो हेल्दी होते हैं, मोटे होते हैं, उनका पेट निकला हुआ होता है, उनको आराम करना पसंद होता है, कल्याणकारी होते हैं, सामाजिक होते हैं, अच्छा भोजन करने वाले होते हैं। तो एंडोमॉर्फिक प्रकार के जो शरीर में क्या होता है, बहुत ज्यादा एजिलिटी होती है, स्पीड से संबंधित क्या होते हैं, खेल होते हैं। तो ऐसे खेल जिसमें क्या होते हैं, एरोबिक क्षमता होती है, एरोबिक कैपेसिटी की आवश्यकता पड़ती है। तो जो एंडोमॉर्फिक टाइप के व्यक्ति होते हैं ना, तो वो ये सारे गेम नहीं खेल पाते, क्योंकि ऐसे प्रदर्शन पे वो इनका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब वो किस टाइप के गेम खेल सकते हैं, तो जो एंडोमॉर्फिक व्यक्ति होते हैं तो वो ऐसे खेलों के लिए लाभदायक होते हैं जिनका संबंध क्या होता है, मुख्य रूप से किससे होता है, ताकत से होता है। उदाहरण के लिए पावर लिफ्टिंग है, और हमारा शॉर्टपट फेंकना है, डिस्कस थ्रो है, कुश्ती है। तो इन सारी चीजों से हमारे ये एंडोमॉर्फिक क्या होते हैं, ऐसे गेम खेलते हैं जिसमें इनको क्या होता है, जिसमें ये लोग शक्ति का प्रदर्शन कर सकें। ठीक है, एंडोमॉर्फिक में शक्ति का प्रदर्शन कर सके। कैसे व्यक्ति होते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है कि जिनका शरीर मोटा पतला होता है, कैसे होते हैं, एंडोमॉर्फिक होते हैं, या फिर एंडोमॉर्फिक लिखा होता है, उनको मैच मेकिंग करना होता है। तो याद रखिएगा, एंडोमॉर्फिक जो होते हैं उनको जो है स्वभाव के आधार पे विस्टोटोनिया भी कहा गया है। ये भी क्वेश्चन आता है कि विस्टोटोनिया किसे कहते हैं, तो एंडोमॉर्फिक को विस्टोटोनिया कहते हैं। अब ये 711 से इनको डिसाइड करते हैं, मतलब प्रदर्शित करते हैं। और इसमें ये जो व्यक्ति होते हैं इनमें क्या होती है, ये लोग शक्ति के अकॉर्डिंग काम करते हैं। ये जो एजिलिटी और स्पीड वाली एक्टिविटी होती है ये अच्छे से नहीं कर पाते हैं। अब दूसरा हमारा जो है एंडोमॉर्फिक के बाद मीजोमॉर्फिक है, यानी कि इसको सेमेटोटोनिक बोलते हैं। इसको 171 से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। तो इसके जो व्यक्ति होते हैं गाइस, इसमें उनके क्या होते हैं, जो उनकी मसल्स होती हैं मजबूत होती हैं, मांसपेशियां कह सकते हैं मजबूत होती है, कंधे चौड़े होते हैं, पीठ सीधी होती है, और ये क्या होते हैं, खतरा उठाने वाले होते हैं, जोखिम उठाने वाले होते हैं, और बड़े ओजस्वी होते हैं, एक्सरसाइज से प्रेम होता है, और ये बहुत ही तेज और क्लियर स्पष्ट आवाज में बात करते हैं, और ये प्रभुत्व जमाने वाले होते हैं। तो इस प्रकार का जो शरीर होता है वो ताकत, चपलता से संबंधित क्या होता है, खेलों के लिए अच्छा माना जाता है। कहने का तात्पर्य है कि एथलेटिक प्रकार का शरीर इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, मेसोमॉर्फिक के अंदर क्या कह सकते हैं, एथलेटिक प्रकार का शरीर आता है। ठीक है, इसको क्या स्वभाव के आधार पर इसको क्या कहते हैं, सोमेटोटोनिक बोलते हैं। पहले वाले को हम लोग किससे डिनोट करते थे, 711 से किया है पहले वाले को हम लोगों ने, और दूसरे वाले को 171, यानी कह सकते हैं 711, 171। ठीक है, एक्टोमॉर्फिक
711 मेसोमॉर्फिक 171। जो एक्टोमॉर्फिक थे, मोटे थे, पेट निकला हुआ था, वो एजिलिटी और स्पीड वाली एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, वो शक्ति वाले काम करते हैं, जैसे गोला फेंकना है, डिस्कस थ्रो करना है, कुश्ती लड़ना है, तो ऐसे काम करते हैं। इस टाइप के जो मेसोमॉर्फिक होते हैं उनको 171 से डिनोट करते हैं, यानी 171 से करते हैं। ये थोड़े से खतरा उठाने वाले होते हैं, प्रभुत्व जमाने वाले होते हैं, कह सकते हैं मतलब रॉब जमाने वाले, इस टाइप के लोग मेसोमॉर्फिक होते हैं। अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है ना, तो आप उसको ऐसे डिनोट करके याद कर सकते हैं कि यार ये बंदा तो एक्टोमॉर्फिक है, ये मेसोमॉर्फिक है। आप किसी का नाम से आप ऐसे याद कर सकते हैं, अपने हिसाब से ट्रिक बना के याद करेंगे तो ध्यान से याद हो जाएगा। तो और ये जो मेसोमॉर्फिक लोग होते हैं, इनकी जो बॉडी टाइप होती है एथलेटिक टाइप के होते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो हमारा तीसरा है वो क्या है, हमारा एक्टोमॉर्फिक, ठीक है, ठीक है, एक्टोमॉर्फिक है। थर्ड जो हमारा क्या है, एक्टोमॉर्फिक है, यानी कि कह सकते हैं अस्थि प्रधान संरचना, या इनको सेरेब्रोटोनिक भी बोलते हैं, जिसको। तो तीसरा हमारा क्या है, एक्टोमॉर्फिक यानी सेरेब्रोटोनिक। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, 117 से। ये जो व्यक्ति होते हैं दुबले पतले होते हैं, शरीर रूप से कमजोर होते हैं, इनका जो मस्तिष्क होता है बड़ा होता है, बुद्धिमान होते हैं, सुंदर होते हैं, सीमित व्यवहार रखते हैं, क्या होते हैं, ये एकांत प्रिय होते हैं, सामाजिक होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, अपनी भावनाओं को अंदर कंट्रोल करके रखते हैं, दूसरों की सहायता लेना पसंद नहीं करते हैं, अपनी सीमाओं में रहने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार के जो शरीर होते हैं वो कौन से गेम खेलते हैं, इनको सहनशीलता यानी एंडोरेंस वाले खेल जैसे जिम्नास्टिक है, ऐसे गेमों को खेलना पसंद करते हैं। तो ये हमारा एक्टोमॉर्फिक हुआ यानी सेरेब्रोटोनिक हुआ। ये हमारे किसने, सेल्डन ने दिया। सेल्डन ने क्या दिया है, एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, यानी 711, 171, 117, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हमारा पॉइंट है, अगला जो है सोमेटोटाइप स्केल क्या है, जो अभी हमने आपको 117 ये बताया, ये है क्या। तो जो ये सोमेटोटाइप स्केल है, ये हमारे विलियम सेल्डन ने दिया है। किसने, बॉडी टाइप का एवोल्यूशन करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए, जो भी मैंने आपको बताया है कि 711, 171, 117 ये है क्या। तो ये हमारे विलियम एस सेल्डन ने दिया है एवोल्यूशन करने के लिए, बॉडी टाइप का एवोल्यूशन करने के लिए। तो इसमें जो 171 स्कोर दिया गया है, क्या दिया गया है, 171 का जो स्कोर दिया गया है, तो वो क्या है, सोमेटोटाइप का स्कोर है। तो इससे क्या होता है, जो सोमेटोटाइप का स्कोर होता है, इसमें जो 1 का तात्पर्य होता है सबसे कम होता है, तथा 7 का जो अर्थ होता है सबसे अधिक होता है। फॉर एग्जांपल देखें तो जो सोमेटोटाइप का स्कोर है 171 आता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, लो एंडोमॉर्फिक कहते हैं। क्या कहते हैं, लो एंडोमॉर्फिक, यानी 1 मिस क्या होगा, लो एंडोमॉर्फिक, 7 मिस होगा हाई मेसोमॉर्फिक, और जो लास्ट में 1 है उसका होगा लो एक्टोमॉर्फिक। तो ये क्या होगा, ये बॉडी टाइप कहेंगे। कुल मिला के मतलब कह सकते हैं कि 171 क्या है, मेसोमॉर्फिक टाइप का बॉडी प्रकार दर्शाता है। इसी प्रकार अगर हम 17 स्केल पर किसी व्यक्ति का स्कोर करे, तो अगर स्कोर रखते 263 हो तो उससे क्या तात्पर्य होगा, 2 का मतलब क्या हो जाएगा, सेम वही लो एंडोमॉर्फिक, 6 का हो जाएगा हाई मेसोमॉर्फिक, और 3 का हो जाएगा लो एक्टोमॉर्फिक होता है। तो इस टाइप क्या करते हैं गाइस, इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा ये बॉडी टाइप है, तो उसका जो मेथड है यानी विधि है, उसको सोमेटोटाइप कहते हैं। तो याद रखिएगा, सोमेटोटाइप स्केल जो हमारे किसने दिया है, सेल्डन ने दिया है। और सेल्डन ने जो सोमेटोटाइप चार्ट के आधार पर इसको क्या किया है, 173 बॉडी बिल्डर के लिए बताया है, ठीक है। 173 किसके लिए बताया है, याद रखिएगा, बॉडी बिल्डर के लिए बताया है सेल्डन ने। 475 किसके लिए बताया है, फुटबॉल खिलाड़ी के लिए बताया है। और 147 किसके लिए बताया है, बास्केटबॉल खिलाड़ी के लिए प्रयोग किया है। नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन बन सकता है। जो हमारा 173 है, यानी 173 हमारा किसके लिए, बॉडी बिल्डर के लिए है। 475 हमारा फुटबॉल खिलाड़ी के लिए है। 147 हमारा बास्केटबॉल प्लेयर के लिए है। तो ये जो एग्जाम्पल है तीनों, तो ये क्या है, खेलों से रिलेट करते हैं, खेलों से संबंधित जो सोमेटोटाइप स्केल से तात्पर्य है कि 173 क्या होता है, पूर्ण रूप से मेसोमॉर्फिक होते हैं। और हमारा सोमेटोटाइप स्केल है जिसको हमारे किसने, एच सेल्डन ने दिया है। होप समझ गए होंगे कि 171 का मतलब क्या है। तो आगे बात करते हैं, अगला जो हमारा पॉइंट आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्रेस्मर क्लासिफिकेशन। हमारा क्रेस्मर का क्लासिफिकेशन क्या है। तो गाइस, क्रेस्मर ने जो क्लासिफिकेशन दिया है हमारे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मनुष्य के जो व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। अभी क्रेस्मर जो है हमारे गाइस, तो क्रेस्मर क्या है, जर्मन के एक साइकेट्रिस्ट थे जिनका अर्नेस्ट क्रेस्मर नाम है। इन्होंने 1888 से 1964 में इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने सर्वे किया था। जिन्होंने क्रेस्मर ने क्या किया था, इनकी एक बुक थी जिस बुक का नाम क्या था, फिजिक्स एंड करेक्टर। इनकी बुक का नाम रखिएगा, याद रखिएगा, क्रेस्मर की बुक का नाम क्या था, फिजिक्स एंड करेक्टर। में क्या किया था, इन्होंने शरीर रचना के आधार पर मनुष्य के व्यक्तित्व को निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा था। अभी 3 वर्ग कौन से हैं, पिकनिक जिसको मतलब नाटा होता है, एथलेटिक मतलब खिलाड़ी, और एस्थेनिक मतलब एस्थेनिक, ठीक है, एस्थेनिक। तो अब ये पिकनिक और एथलेटिक और एस्थेनिक क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। क्या है,
तो ये जो पिकनिक है, पिकनिक मीन्स क्या होता है, इन व्यक्तियों का कद क्या होता है, जो पिकनिक टाइप के लोग होते हैं इन व्यक्तियों का कद क्या होता है, प्राय छोटा होता है या बोल सकते हैं नाटा होता है, चेहरा गोल होता है, शरीर मोटा, गर्दन छोटी मोटी होती है और बॉडी में बहुत फैट होता है और उनका सीना क्या होता है नीचे से चौड़ा और पेट आगे से निकला हुआ होता है, चेहरा जो उनका फेस होता है वो गोल होता है। और जो इस टाइप के व्यक्ति होते हैं वो बहुत खुश मिजाज, मिलनसार, कह सकते हैं बहिर्मुखी और विनोद प्रिय और आराम तलब होते हैं। ठीक है, पिकनिक मीन्स याद रखिए कि पिकनिक मीन्स नाटा याद रखिए, छोटे मोटे गोल मटोल खुश मिजाज मिलनसार, ये किस टाइप के लोग हैं, पिकनिक टाइप के हैं। किसने दिया, कृष्णमण ने दिया। अब दूसरा हमारा क्या आता है, एथलेटिक यानी खिलाड़ी। एथलेटिक मतलब कह सकते हैं कि ये जो व्यक्ति होते हैं तो इन व्यक्तियों का जो बॉडी होती है वो बहुत ही स्ट्रांग बलशाली होती है, इनकी जो मसल्स होती है बहुत स्ट्रांग होती हैं, इनकी जो बोन्स होती है ना बहुत ही स्ट्रांग होती है, सख्त कह सकते हैं होती हैं। इनका जो चेस्ट होता है चौड़ा उभरा हुआ होता है, उनकी जो शोल्डर्स होते हैं बहुत चौड़े होते हैं, चेहरा देखने में बड़ा अच्छा होता है और इनका जो बॉडी का डेवलपमेंट यानी जो उनकी फिजिक होती है वो बहुत ही संतुलित, अच्छी, चुस्त और फुर्तीली होती है। और जीवन के प्रति क्या होता है, इनका दृष्टिकोण बहुत ही अच्छा विशाल होता है और ये समाज के साथ क्या करते हैं, सामंजस्य यानी समायोजन बनाकर चलने में विश्वास रखते हैं। तो ये हमारे एथलेटिक हो गया। ठीक है, जैसे कि आप लगा सकते हैं कि एथलेटिक मीन्स खिलाड़ी। अगर कोई खिलाड़ी है, एथलेटिक है तो एथलीट है तो वो कैसा होगा, उसकी बॉडी बड़ी अच्छी होगी। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, कुछ बना के याद कर सकते हैं। आपके घर में कोई मेंबर इस टाइप के हैं तो उनको इस टाइप का नाम देके आप याद कर सकते हैं कि इस टाइप का नाम से रिलेट कर सकते हैं तो आपको जल्दी याद होगा। अब तीसरा हमारा एस्थेनिक है। एस्थेनिक क्या है गाइस, तो जो ये व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, लंबे पतले दुबले होते हैं और इनके जो कंधे होते हैं छोटे होते हैं, भुजाएं बड़ी पतली होती हैं, सीना छोटा होता है और ये आत्म केंद्रित होते हैं और बहुत ही क्या होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, स्वप्न दृष्टा होते हैं, मतलब कह सकते हैं कि ख्वाब ज्यादा देखते रहते हैं, शांत और एकांत प्रिय होते हैं। तो कहते हैं क्रेसमैन ने क्या किया है, इस प्रकार की प्रवृत्ति के लोगों को क्या किया है, क्या बोला है, सिजॉइड बोला है, सिजॉइड की संज्ञा दी है क्रेसमैन ने। किसको, एस्थेनिक जो होते हैं। तो इस प्रकार के जो प्रवृत्ति वाले लोग हैं इनको इन्होंने सिजॉइड, स्पेलिंग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, SCHIZOID, सिजॉइड की संज्ञा दी है। तो ये हमारा किसने दिया है, क्रेसमैन ने दिया है। सबसे पहले ये जरूर याद करिएगा, शेल्डन ने क्या दिया है, एंडोमॉर्फिक, मीसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक। क्रेसमैन ने हमारे पिकनिक, एथलेटिक और एस्थेनिक दिया है। अब हम लोग बात करते हैं जुंग क्लासिफिकेशन में, यानी जुंग का जो क्लासिफिकेशन है तो उसके बारे में बात करते हैं। तो गाइस हमारे जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं तो इन्होंने लक्षणों के आधार पर, किसने, लक्षणों के आधार पर व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया है। तो इसमें जुंग ने जो वर्गीकरण किया है सबसे अधिक इन्होंने क्या कहा है कि विख्यात जो मनोवैज्ञानिक जुंग ने क्या किया है, अपनी पुस्तक, सबकी बुक के नाम नोट कर लीजिएगा, मैंने इस पे लिखा नहीं है, सॉरी, आप नोट कर लीजिएगा, मैं बाकायदा आपको बता दे रही हूँ। तो जो जुंग की बुक है, तो जुंग की बुक क्या है, फिजियोलॉजिकल टाइप, स्पेलिंग नोट कर सकते हैं, PSYCHOLOGICAL TYPES। ये फिजियोलॉजिकल टाइप्स हमारी किसकी बुक है, जंग क्लासिफिकेशन, जंग की बुक है। जंग हमारे मनोवैज्ञानिक है। तो इन्होंने गाइस व्यक्तित्व जो हमारी पर्सनालिटी है इसको दो प्रकार में, 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। एक तो इंट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी, दूसरा हमारा बहिर्मुखी यानी एक्सट्रोवर्ट। तो उनका यह प्रयास है, इस बात पर आधारित है कि व्यक्तित्व तो सामाजिक कार्यों में किस प्रकार भाग लेते हैं और उनकी रुचियां क्या हैं। तो जो जुंग है इन्होंने 2 प्रकार में किया है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। अब इंट्रोवर्ट क्या है गाइस, इंट्रोवर्ट जैसा कि आप समझ गए होंगे, अंतर्मुखी, मतलब ऐसे व्यक्ति जो एकांत प्रिय, आत्म केंद्रित होते हैं और क्या करते हैं, ये अपनी कल्पनाओं और विचारों में खोए रहते हैं। ठीक है, आप खुद ही कल्पना करते हैं, विचार देखते रहते हैं, खोए रहते हैं, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं अंतर्मुखी। और ये प्राय क्या करते हैं, आदर्शवादी होते हैं, भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं, सामाजिक वातावरण की अपेक्षा प्राकृतिक वातावरण में अधिक रुचि रखते हैं, निर्णय लेने में क्या करते हैं, उतावलापन नहीं दिखाते हैं, सोच समझ कर निर्णय लेते हैं और अपने निर्णय पर क्या करते हैं, तुरंत अमल नहीं करते हैं, मतलब तुरंत ही फैसला नहीं लेते हैं, बल्कि सोच समझकर धीरे से आराम से फैसला लेते हैं। और इनका दृष्टिकोण क्या है, इनका जो दृष्टिकोण है व्यक्तिगत होता है और सामाजिक व्यवहार में क्या होता है, कुशल नहीं होते हैं। ये इंट्रोवर्ट होते हैं, यानी अंतर्मुखी, अपने अंतर में समझ लीजिए, इंट्रोवर्ट अंदर ही रखते सब कुछ। ठीक है, ज्यादा क्या होते, फैमिलियर नहीं होते हैं। ठीक है,
खुद के ख्यालों में खोए रहते हैं। अब दूसरा हमारा एक्सट्रोवर्ट है, बहिर्मुखी। तो यह जो व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, अंतर्मुखी जो व्यक्ति होते हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंस होते हैं, विपरीत होते हैं। अब ये क्या होते हैं, ये आत्म केंद्रित नहीं होते हैं, बल्कि क्या करते हैं, दूसरों में रुचि रखते हैं, मिलनसार होते हैं, यथार्थवादी होते हैं, समस्याओं को क्या करते हैं, समाधान करने में रुचि रखते हैं। इनमें विचारों की अपेक्षा क्या होता है, भाव को अधिक आधिपत्य देते हैं, जल्दी निर्णय लेते हैं और तुरंत ही क्या करते हैं, डिसीजन ले लेते हैं। जैसे अंतर्मुखी जो थे तुरंत डिसीजन नहीं लेते, सोच समझ के लेते थे, पर ये लोग क्या करते हैं, तुरंत ही डिसीजन ले लेते हैं और अपने कैरेक्टर यानी चरित्र की विशेषता रखते हैं, यथार्थवादी होते हैं, यथार्थवादी दृष्टिकोण रखते हैं। इनकी जो नज़र होती है भविष्य की अपेक्षा वर्तमान में अधिक होती है। तो अब आप सोचिए आप किस टाइप के हैं, इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों टाइप्स हैं, ये दो प्रकार के व्यक्तित्व की विशेषताओं से स्पष्ट क्या किया इन्होंने, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। और वैसे कहते हैं कि वास्तविक संसार में ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, वास्तविक संसार में ऐसे व्यक्तित्व क्या होते हैं, बहुत कम मिलते हैं। कि कोई बहुत ही ऐसा व्यक्ति होगा जो पूर्ण रूप से अंतर्मुखी या बहिर्मुखी हो, कोई पूर्णतः अंतर्मुखी या बहिर्मुखी नहीं हो सकता है। अधिकांश व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें क्या होते हैं, अंतर्मुखी और जो बहिर्मुखी यानी इंट्रो और एक्सट्रोवर्ट दोनों ही क्वालिटीज होती हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर ये दोनों क्वालिटीज होती हैं, इन दोनों क्वालिटीज का मिक्सचर यानी सम्मिश्रण होता है, तो ऐसे व्यक्तियों को हमारे जंग ने क्या नाम दिया है, उभयमुखी यानी एम्बीवर्ट्स यानी उभयमुखी नाम दिया है। अंतर्मुखी बहिर्मुखी तो ये है ही है, और जिसके अंदर ये दोनों रूप मिला हुआ दिखता है तो उनको क्या कहते हैं, एम्बीवर्ट यानी उभयमुखी, AMBIVERTS एम्बीवर्ट्स, ठीक है, कहा जाता है। तो ये हमारे जुंग्स की क्लासिफिकेशन हो गई। होप आप सभी लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा स्प्रेंजर क्लासिफिकेशन क्या है, स्प्रेंजर क्लासिफिकेशन है। तो गाइस जो स्प्रेंजर का क्लासिफिकेशन है, तो इन्होंने क्या किया है, इनका पूरा नाम जान लेते हैं। इनका पूरा नाम है एडवर्ड स्प्रेंजर। तो इनकी भी बुक्स है, जिस बुक का नाम क्या है, टाइप्स ऑफ मैन। क्या है, टाइप्स ऑफ मैन। तो इन्होंने क्या किया है, व्यक्तित्व के सामाजिक कार्यों, जीवन मूल्यों और उसकी स्थिति के आधार पर इन्होंने क्या किया है, व्यक्तित्व को बांटा है। अब समाजशास्त्रियों के आधार पर क्या हुआ, व्यक्तित्व को निम्नलिखित 6 वर्गों में बांटा गया है। याद रखिएगा, स्प्रेंजर ने हमारे 6 वर्ग में बांटा है और जो हमारे जुंग है उन्होंने 2 वर्गों में बांटा है। ठीक है, ये याद रखें कितने कितने वर्गों में बांटा है। अब स्प्रेंजर ने जो बांटा है देख सकते हैं आप, कॉग्निटिव यानी ज्ञान प्रधान, सौंदर्य प्रधान, अर्थ प्रधान, राजनीति प्रधान, धर्म प्रधान, समाज प्रधान। यानी कॉग्निटिव, स्थैनिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस और सोशल, ये 6 टाइप में डिवाइड किया है। अब अगर इनके बारे में बात करें गाइस, जो ज्ञान प्रधान, अब जो व्यक्ति क्या करते हैं, ज्ञान में रुचि रखते हैं, ज्ञान प्राप्ति में लगे रहते हैं, इस वर्ग में जैसे कवि आते हैं, लेखक आते हैं, दार्शनिक आते हैं, ये सारे क्या होते हैं, कॉग्निटिव होते हैं। अब स्थैनिक क्या होते हैं, सौंदर्य प्रधान, जैसे समझ सकते हैं ये वे व्यक्ति होते हैं जो क्या करते हैं, अपने जीवन को सौंदर्य में रुचि रखते हैं। कला, सौंदर्य, अध्ययन इनके जीवन का क्या होता है, लक्ष्य होता है। जैसे कह सकते हैं इसमें जो आते हैं हमारे मूर्तिकार, चित्रकार, नृत्यकार, संगीतकार, ये सारी इस वर्ग में आते हैं। कि कौन से वर्ग में, सौंदर्य प्रधान यानी एस्थेनिक वर्ग में आते हैं। अब इकोनॉमिक की बात करेगा इस अर्थ प्रधान के बारे में, तो अर्थ प्रधान में इसलिए सकते हैं कि इसमें ऐसे व्यक्ति आते हैं जो आर्थिक एवं उपयोगितावादी दृष्टिकोण वाले होते हैं, यानी अर्थशास्त्री होते हैं, उद्योगपति होते हैं, कोई दुकानदार हो गया, तो इस टाइप के व्यक्ति हमारे इकोनॉमिक में आते हैं। अब पॉलिटिकल जैसे आप समझ सकते हैं, राजनीति प्रधान, इसमें इस टाइप के व्यक्ति आते हैं जो राजनीति में रुचि लेते हैं, और राजनीतिक में जैसे कि नेता हो गए हैं, कूटनीतिज्ञों आदि को इसमें रखा जा सकता है। पॉलिटिकल से आप कर सकते हैं। अब रिलीजियस में धर्म प्रधान, अब इससे रिलीजियस में समझ सकते हैं आप कि इसमें हमारे धार्मिक कृत्यों में रुचि रखने वाले लोग आते हैं। इसमें हमारी क्या होती है, धर्म प्रधान में हमारी कौन लोग आते हैं, रिलीजियस में जो धार्मिक कार्यों में रुचि रखते हैं। कौन आता है, जो धार्मिक कार्यों में रुचि रखते हैं, जैसे संत है, पुजारी है, मौलवी है, ये सारे इसमें आ जाते हैं। अब सोशल यानी समाज प्रधान में कौन आते हैं, इस वर्ग में क्या होता है, अब सोशल में क्या आता है, समाज प्रधान में इस वर्ग में जो व्यक्ति होते हैं सामाजिक कार्यों में रुचि रखते हैं। अब जैसे इसमें कौन आ गया, दयावान होते, समाज सुधारक होते, समाज प्रचारक होते, तो इसमें इस टाइप के लोग आ जाते हैं। तो ये हमारे स्प्रेंजर का क्लासिफिकेशन हो गया। अब लास्ट हमारा बचता है हिप्पोक्रेट्स, जिनके बारे में जनरली पूछते हैं। हिप्पोक्रेट्स क्लासिफिकेशन इन्होंने 460 से 377 BC में दिया था इन्होंने। तो इन्होंने क्या क्या दिया है, इन्होंने 4 प्रकार में बांटा है। हमारे हिप्पोक्रेट्स ने जो दिया है, हिप्पोक्रेट्स ने शारीरिक जो किया है, इन्होंने व्यक्तित्व को, किसने व्यक्तित्व को निम्नलिखित 4 प्रकार में बांटा है। हमारे कोलरिक है यानी कफ प्रवृत्ति वाले, काले पित्त वाले, पीले पित्त वाले, अधिक रुधिर वाले। ये क्वेश्चन जनरली हर बार एग्जाम में आता है कि ठीक है किसने दिया है, कफ प्रवृत्ति वाले कैसे होते हैं, मेलनकोलिक, ये सारे क्वेश्चन जनरल जितना भी अभी तक मैंने बताया हर एक
पॉइंट आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है और अपनी तरफ से समझाने का प्रयास किया है। होप आप सभी लोग को समझ में आया हो। अगर नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगी। तो हिप्पोक्रेट्स ने जो बताए हैं यानी कोलेरिक यानी कफ प्रवृत्ति वाले, तो कहते हैं जो इस टाइप के व्यक्ति होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं, जो शारीरिक रूप से क्या होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, इमोशनल यानी संवेगात्मक होते हैं। संवेगात्मक रूप से कहते हैं कमजोर होते हैं, शक्तिशाली तो होते हैं बट क्या होते हैं, संवेगात्मक यानी इमोशनली रूप से क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। और कहते हैं शारीरिक रूप से क्या होते हैं, चुस्त होते हैं, परंतु स्वभाव से बड़े चिड़चिड़े होते हैं। अब मेलनकोलिक के बारे में बात करते हैं, हमारे जो काले पित्त वाले हैं, तो इस टाइप के जो व्यक्ति हैं वो क्या होते हैं, शारीरिक और संवेगात्मक रूप से कमजोर होते हैं। पहले वाले जो थे वो शारीरिक रूप से मजबूत थे बट संवेगात्मक रूप से कमजोर थे। अब जो ये काले पित्त वाले हैं वो शारीरिक और संवेगात्मक दोनों रूप से क्या होते हैं, कमजोर होते हैं और प्रायः क्या करते हैं, निराश और दुखी रहते हैं मेलनकोलिक वाले। ठीक है। अब फ्लेगमेटिक जो है हमारे पीले पित्त वाले हैं, तो गाइस ये लोग क्या हैं, ये शारीरिक रूप से कमजोर और संवेगात्मक रूप से बड़े सशक्त होते हैं। ठीक है। और ये क्या होते हैं, सुस्त होते हैं और आनंद युक्त होते हैं। जो पीले पित्त वाले हैं शारीरिक रूप से क्या होते हैं, शारीरिक रूप से कमजोर तथा संवेगात्मक रूप से मजबूत होते हैं, परंतु क्या होते हैं, ये लोग आनंद युक्त होते हैं और सुस्त रहते हैं। अब इसमें लास्ट हमारा है अधीर रुधिर वाले, इनको सैनगुनिक कहते हैं। क्वेश्चन आता है सैनगुनिक किसे कहते हैं, सैनगुनिक क्या है, तो अधीर रुधिर वाले को सैनगुनिक कहते हैं। तो इस वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं दोस्तों, उनमें क्या होता है, जो ब्लड की मात्रा, रुधिर की मात्रा होती है वो अधिक होती है और ये कर्मठ होते हैं, उत्साही होते हैं, हंसमुख होते हैं और कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं, आशावादी होते हैं, शारीरिक रूप से सशक्त होते हैं और इमोशनली भी क्या होते हैं, ये अपने इमोशनल पे स्थिर रहते हैं, संतुलित रहते हैं। तो ये हमारे कौन होते हैं, सैनगुनिक टाइप के लोग होते हैं। तो गाइस ये हमारे हिप्पोक्रेट्स का क्लासिफिकेशन था। तो अब हम लोग बात करते हैं हमारी जो एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल जेंडर डिफरेंस है वो क्या है। ठीक है, मेल और फीमेल में। तो हमारा जो एनाटॉमिकल जो शरीर रचना और जो हमारी फिजियोलॉजिकल जेंडर डिफरेंस है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो गाइस जो कह सकते हैं, पहले हम लोग फीमेल के बारे में बात करते हैं कि जो लड़कियां होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, जो उनकी बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, मेल की अपेक्षा क्या होता है, जल्दी बड़ा हो जाता है, जल्दी परिपक्व हो जाता है। और जो लड़कियां होती हैं उनका जो हाइट है वो 18 to 20 ईयर के बीच में क्या होता है, बढ़ना रुक जाता है। कहते हैं 18 से 20 साल में उनकी जो एज है वो हाइट है वो बढ़ना बंद हो जाती है। और जो लड़कियां हैं उनका जो हार्ट होता है, हृदय होता है वो छोटा होता है लड़कों की अपेक्षा। और उनकी जो पल्स रेट होती है वो जो मेल होते हैं उनकी अपेक्षा क्या होती है, तेज चलती है। जो उनकी पल्स रेट होती है वो मेल की अपेक्षा ज़्यादा तेज चलती है। और जो हमारी फीमेल होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनकी जो जो मूवमेंट होती है उसकी जो टाइम होता है वो थोड़ा स्लो होता है मेल की अपेक्षा। और जो वयस्क होने से पूर्व लड़कियां क्या होती हैं, तेजी से बढ़ती हैं। पर जो 14 वर्ष की आयु के बाद उनकी जो लिमिट एज बढ़ने की जो एज जो जल्दी से ग्रो करती हैं वो क्या होती है, थोड़ी सी स्पीड उसकी स्लो हो जाती है। और जो लड़कियां हैं उनका शरीर क्या होता है, बड़ा होता है और उनका जो सीजी पॉइंट होता है वो नीचे होता है। उन्हें कूदने में दिक्कत होती है। और उनकी जो जब संतुलन वाली जो एक्टिविटी है, जो जिम्नास्टिक और तैराकी है, उन्हें इसमें फ़ायदा मिलता है। और जो हमारी गर्ल्स होती हैं उनके जो कंधे होते हैं ताकत कमज़ोर होते हैं, छोटे होते हैं। हड्डियां जो होती हैं, जो हड्डियों में कार्टिलेजेस होती हैं वो भी कमज़ोर होती हैं। थ्रोइंग और लिफ्टिंग और जिम्नास्टिक में लटकने जैसी स्पर्धाएं क्या होती हैं, गर्ल्स के लिए थोड़ी सी महिलाओं के लिए परेशानी युक्त हो सकती हैं। और बातें जो हमारी गर्ल्स होती हैं, फीमेल होती हैं, उनकी जो क्या कहते हैं भावनात्मक रूप से कमजोर होती हैं। इसी कारण क्या होता है, हार जीत और दुर्घटना और चोट का उन पे क्या होता है, लंबे समय तक असर होता है। तो ये हमारे मेल के बारे में कुछ बातें हो गई। फीमेल के बारे में हो गई। मेल के बारे में बात करते हैं। जो हमारे मेल होते हैं वो लंबे होते हैं, उनकी ऊंचाई ज़्यादा होती है लड़कियों की अपेक्षा। और वो गर्ल्स की अपेक्षा क्या होता है, देर में परिपक्व होते हैं। लड़कियाँ जल्दी बड़ी हो जाती हैं लड़कों की अपेक्षा। और लड़के प्राय कहते हैं कि 20 से 23 वर्ष की आयु तक क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं। और लड़कियां हमारी 18 से 20 वर्ष की आयु तक ही बढ़ती हैं। जो बढ़ना क्या होता है 18 से 20 आयु के बाद स्टॉप हो जाता है। पर बॉयज़ में क्या होता है 20 से 23 वर्ष तक होता है। और जो हमारे बॉयज़ हैं यानी मेल हैं उनमें क्या होते हैं, अधिक जो उनकी मसल्स की जो ताकत है यानी कह सकते हैं कि वो ज़्यादा होती है। उनका जो हार्ट है फीमेल की अपेक्षा बड़ा होता है। और उनकी जो पल्स रेट होती है वो क्या होती है, फीमेल की अपेक्षा कम होती है। और जो मेल है उनकी जो मूवमेंट
जो मूवमेंट है, प्रतिक्रिया क्षमता है, वो क्या है, फीमेल के अपेक्षा ज़्यादा अच्छा होता है, फास्ट होता है। और कहते हैं कि लड़के जब बड़े हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, तो उनकी जो विकास की गति है वो धीमी हो जाती है, जबकि 14 से 16 वर्ष की आयु में लड़के क्या है, बहुत तेजी से बढ़ते हैं। तो ये हमारा कुछ डिफरेंस है, आप देख सकते हैं। और ये फिगर में आप देख सकते हैं, इमेज में यहाँ पे दिया हुआ है क्या क्या डिफरेंस होता है। तो आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, जैसे कि जो उनका स्कल होता है वो लॉन्गर होता है मेल का, और मेल में क्या होता है कि शोल्डर्स जो होते हैं वाइडर होते हैं, हायर होते हैं। फीमेल के क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं, कैरी एंगल होता है। फीमेल में क्या होता है, जो थोरेक्स होता है वो नैरो होता है। मेल का जो कहते हैं कि जो टॉर्सो होता है वो शॉर्ट होता है। फीमेल का जो पेल्विक होता है वाइडर होता है। मेल का आर्म क्या होता है, लॉन्ग होता है। तो ये आप इमेज के थ्रू देख सकते हैं। तो ये हमारा जो एलटी के यूनिट का जो सिलेबस था, कह सकते हैं कि ये जो टॉपिक था वो इम्पॉर्टेंट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये कंप्लीट होता है। अब हमारा फर्स्ट यूनिट का सिर्फ एक और लास्ट पॉइंट बचेगा गाइस, कि वो है हमारा क्या, इंस्टीट्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमारे इंस्टीट्यूशन क्या है, इंस्टीट्यूट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो उसके बाद हमारे ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। देन हम सेकंड यूनिट पे आएंगे जो है साइकोलॉजिकल। होप आप सभी लोग को ये समझ में आएगा। और ये आपके लिए है जो अभी जॉब नहीं कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, इनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ घबराएं नहीं। कहते हैं निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जी हाँ, अभी आप कुछ नहीं कर रहे हैं ना, तो लोग आपकी बहुत तौहीन करेंगे, पर आप का जैसे ही आपको कुछ मिल जाएगा, आपको सिलेक्शन होगा, तो वही चीज़ें आपकी क्या होगी, तारीफ में बदल जाएंगे। अगर आप आज क्या है पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी फंक्शन को अटेंड नहीं कर रहे, तो लोग कहेंगे अरे ये तो बस पढ़ता रहता, कोई चीज़ नहीं दिखेगी। पर हाँ, जब सिलेक्शन हो जाएगा तो यही बोलेंगे अरे यार ये सब कुछ नहीं करता था, कहीं नहीं जाता था, फ़ोन, टीवी, पार्टी, फंक्शन, और इसका सिलेक्शन हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, तारीफ में बदल जाती हैं। तो इसलिए निराश मत होइए, हार मत मानिए, लगे रहिए डट के। जब वैकेंसी आनी होगी आएगी, बस आप अपनी प्रिपरेशन करिए। और थैंक यू अपना समय देने के लिए। होप आप सभी लोग को समझ में आया हो। अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। और तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।